तमाम जमातों ने इत्तफाक किया है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार लेकर आएंगी और इसके लिए जो ज़रूरी होमवर्क है वो आज रात तक मुकम्मल हो जाएगा और कल बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सदारती इंतखाब के हवाले से होने नामजदगियों की। 4 सितंबर को जो होने को जा रहे हैं सदारती इंतखाब के लिए हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार जनाब आरिफ अलवी का ऐलान तो चंद दिन पहले कर दिया, मगर अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार लाने में भी काफ़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं। गो के पीपल्स पार्टी ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर एतजाज़ एहसन को नामजद तो कर दिया, मगर अपोजिशन की दीगर जमातों की जानिब से इस नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर आज मरी में अपोजिशन जमातों का इजलास भी हुआ। अब इस इजलास में भी कोई खातिर ख्वाह फैसला सामने नहीं आ सका, जबकि अपोजिशन जमातों की तरफ से ये ज़रूर एलामिया आया कि कल तक मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतजाज़ एहसन के नाम पर मुखालफत, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने नामजद उम्मीदवार की मुकम्मल हमायत के नतीजे में मुश्तरका उम्मीदवार लाना कितना मुमकिन है उस पर भी बात होगी। अपोजिशन जमातों के माबैन बढ़ती खलीज क्या सदारती इंतखाब की सूरत में मज़ीद बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमती जमात को सेनेट में फाटा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से सदारती इंतखाब में मज़ीद मजबूत पोजीशन हासिल हो गई है। और साथ साथ मौजूदा सदर ममनून हुसैन की भी बात करेंगे जो 8 सितंबर को अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेंगे। पार्लिमानी निज़ाम में सदर के ओहदे की अहमियत और उस ओहदे के रोल पर भी बात करेंगे। और अगले हिस्से में बात करेंगे कल होने वाले काबीना के इजलास में फैसलों की। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले काबीना के दूसरे इजलास में बहुत अहम फैसले किए गए, जिसमें सदर, वज़ीर आज़म समेत अरकान पार्लियामेंट के सवाबदीदी इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म बैरूनी ममालिक के दौरों में खसूसी तैयारे का इस्तेमाल नहीं करने का भी ऐलान किया गया। तब्दीली के नारे से अवाम का जो मैंडेट हासिल करने वाली जमात के इन इक़दामात के ऐलान के बाद क्या तब्दीली के वादे अब पूरे होने को हैं या असल तब्दीली अभी भी रास्ते में है, उसके साथ इस पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के सादगी इख्तियार करने के ऐलान और उसकी रोशनी में लिए जाने वाले फैसले क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मददगार साबित होंगे या फैसले मुश्किल साबित होंगे। आखिर में बात होगी एक फ़ोन कॉल की जो इतनी ज़्यादा वजह बहस बन गई है कि फ़ोन करने वाले और सुनने वाले दोनों ने ना सोचा होगा। हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को अमेरिका सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से की गई मुबारकबाद की फ़ोन कॉल की, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से ये तासुर भी दिया गया कि सेक्रेटरी पोम्पेयो ने अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में दहशत गर्दों की फ़आलियत के हवाले से भी बात की, जिसको पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है। अब क्या वजह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू इस कदर ज़ेर बहस है, और क्या ये अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा के दौर पर असर अंदाज हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, जिस तरह आपने देखा बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो डाइवर्स हैं बैनुल-अक़वामी हवाले से भी और डोमेस्टिक हवाले से, लेकिन अभी जो तारीख़ी 4 सितंबर का सदारती इंतखाब है जनाब, आपने देखा हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है वो अभी भी यकजहत नहीं नज़र आ रही, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नशिस्तें जो उन्होंने हासिल की थी 2018 के इंतखाबात में वो धांधली के नारे के बावजूद काफ़ी मजबूत साबित हुई हैं। उनका एजेंडा मुख्तलिफ है जनाब, वो सिंध में हुकूमत भी करना चाहते हैं। लेकिन ज़रा देख लेते हैं कि साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब का क्या कहना था इस हवाले से, ताल्लुक़ उनका नवाज़ लीग से। सुन लेते हैं। राज साहब अडियाला जेल आए, अपने अल्फाज की नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे। एतजाज़ एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा उम्मीदवार हैं। आपने देखा जनाब, गोइंग फॉरवर्ड बाकिर साहब आपने कुछ कैलकुलेशंस भी की हुई हैं।
अभी जो इतना जॉइंट मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वैसे लीडरान थे, उसमें अकरम दुरानी साहब भी थे, असफंदियार वली साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें जो कह रही हैं और एक मजबूत बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश में कि जी धांधली हुई थी। अब उसको सामने रखते हुए क्या आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि अगर ये यूनाइट हो सकते हैं तो तहरीक इंसाफ के सदारती जो उम्मीदवार हैं आरिफ अलवी साहब उनको टफ टाइम दे सकें? जी असद, मैं थोड़ी सी आज आपने काफ़ी लंबा सवाल पूछ लिया, तो पहले एक तो वजाहत कर दूं कि जहां तक मुश्तरका उम्मीदवार का सिलसिला है वो पीपल्स पार्टी का ही उम्मीदवार होगा। पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि अब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब का नाम शामिल करके एक तीन अफराद पर मुश्तमिल एक पैनल अपोजिशन को दिया जाए, जिसमें से वो अपोजिशन चुन लेगी कि जनाब ये पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट के तौर पे फील्ड कर दें। और ये एक तरह का फेस सेविंग है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी के अंदर लीडर्स खुद से कंसीड कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई कि उन्होंने इत्तेज़ाज़ एहसन का नाम अपोजिशन से शेयर किए बगैर पहले पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से उनको जो उनके अपोजिशन के बाकी साथी हैं उनको इतराज़ हुआ। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के उधर जरदारी साहब के पास इस पे कंसिड्रेशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं कि बाकी दो नाम कौन दिए जाएंगे। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब तकरीबन इस रेस से रूल आउट हो चुके हैं क्योंकि पहले से उन पे ही एतराज़ था, तो उनको वैसे फेस सेविंग के लिए उस पैनल में डालेंगे, लेकिन जो बाकी दो नाम आएंगे उनमें से किसी को चुना जाएगा। थोड़ा सा फिर बाकी अब इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो जाए कि पीटीआई की स्ट्रेंथ कितनी है और अपोजिशन ग्रुप्स की, अगर वो एक मुश्तरका कैंडिडेट ले आते हैं। तो नाज़रीन की थोड़ी सी समझ के लिए बता दूं कि नेशनल असेंबली और सेनेट में जो मेंबर्स हैं उन सब के पास एक एक वोट है। इसी तरह जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। तो जो सबसे छोटी असेंबली है 65 मेंबर के साथ बलूचिस्तान, उसी के तनासुब से सब सूबाई असेंबलियों को 65 वोट मिलेंगे। जो बलूचिस्तान की असेंबली है वहाँ पर भी हर रुकन का एक वोट होगा। तो अगर वो जो पंजाब के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा को उसके मुताबिक आप रेशो निकालेंगे तो पंजाब में तकरीबन 5.7 वोट्स पे एक वोट पड़ेगा, सिंध में 2.58 पर एक वोट कंसिडर होगा और खैबर पख्तूनख्वा में 1.9। और अगर हम ये देखें तो ये टोटल जो वोट्स बनते हैं नेशनल असेंबली के 342 वोट, सेनेट के 104 और प्रोविंशियल असेंबली के जो 65 ईस्ट के हिसाब से 260 वोट, तो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज बनता है 706 का, जिसमें से कुछ नशिस्तें आपने देखा होगा जो इमरान खान साहब ने और लोगों ने मल्टीपल जीत के आए हैं ऐसे सूबाई असेंबलियों में भी, तो वो खाली हैं। तो जो वोटिंग पैटर्न है इस वक्त नेशनल असेंबली में, सेनेट में और प्रोविंशियल असेंबलीज में, उसकी बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन की हैं। और पीटीआई की जो इस वक्त स्ट्रेंथ बन रही है इस इलेक्टोरल कॉलेज में, जो मेरी एक असेसमेंट के मुताबिक, और मैंने जिस तरह फिर एक दफ़ा कैविएट लगा दूं कि अभी के वोटिंग पैटर्न पे जो अभी तक हमारे सामने आया है, उनकी तकरीबन 344 वोट्स बनेंगी इस कॉन्टेस्ट में, शायद एक प्लस माइनस एक वोट हो सकते हैं। और अपोजिशन अगर कंबाइंड कैंडिडेट ले आती है, जॉइंट कैंडिडेट सॉरी, तो उनकी 313 होंगी। इस लिहाज से आरिफ अलवी साहब इस रेस में आगे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अपोजिशन अपना यकीनन कैंडिडेट एक मजबूत कैंडिडेट लाना चाहती है और इकट्ठे इस कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एक वॉक ओवर पीटीआई को दे, जिससा कि पिछली दफ़ा ममनून हुसैन साहब को मिला था जब उन्होंने 432 वोट लिए थे। और उस वक्त आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन की बेशतर जमातों ने, जिनमें पीटीआई शामिल नहीं थी, उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया था। और इस वजह से बाइकआउट हुआ था, वो भी लोगों को याद दिला दूं कि उस वक्त की हुकूमत ने, जो पीएमएलएन की हुकूमत थी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के एक बैरूनी सफ़र की वजह से इलेक्शन का स्केड्यूल अपनी मर्जी के ज़रिए उसको कराया था, स्केड्यूल कराया था, और इस चीज़ की एंडोर्समेंट वो सुप्रीम कोर्ट से लेके आए थे, जिस पर अपोजिशन पार्टीज उस वक्त नालान थी। ये अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये विजडम है कि आरिफ अलवी साहब उस ओहदे पर उनको फायज होना चाहिए। और दूसरी जानिब बाकर साहब, एतजाज़ एहसन साहब का क्योंकि नाम फाइनल नहीं हुआ तो शायद थोड़ी सी बात प्रेमेच्योर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल 1975 में उनका जो सियासी करियर था उसका आगाज़ हुआ था पंजाब असम्बली की सीट में, जब अनवर समा साहब जो गुजरात के पीपीपी के एमपीए थे, उनको असैसिनेट किया गया था। उसके बाद वो लाहौर से कई बार
कामयाब हुए, बल्कि NA 93 से वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म से भी जीते, फिर एक बार हारे और फिर 2002 से फिर से कामयाब हुए, फिर सेनेट में उन्होंने हिस्सा लिया, फिर लॉयर्स मूवमेंट में उनका एक बहुत अहम किरदार था। तो ये सिर्फ आपके प्रेसिडेंशियल प्रोफाइल्स हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंशियल प्रोफाइल्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनका एक तहरीक से भी ताल्लुक़ रहा है और दोनों अशखास नज़रियाती समझे जाते हैं। असद, इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाएं, मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आरिफ अलवी साहब का जब लास्ट टेन्योर में PTI की तरफ से लेजिस्लेशन में काफ़ी हद तक पार्टिसिपेशन रही है, तो उनका पार्लियामेंट्री जो है, उनका जो एक्सपीरियंस भी है, वो पार्टिसिपेशन भी है, वो काफ़ी अच्छी समझी जाती है पार्लियामेंट्री सर्कल्स में। जनाब ऐसे ही है सर। और दूसरी जानिब एतजाज़ एहसन साहब का भी काफ़ी अहम किरदार रहा है कानून साजी के हवाले से, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, तो इन मामलात को भी अच्छी तरह समझते हैं, चाहे वो ऐवान बाला में हो, सेनेट में हो, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो। तो अगर ये फैसला भी कर लें कि एतजाज़ एहसन साहब उनके हतमी उम्मीदवार होंगे, दिस विल बी अ गुड एंड कंस्ट्रक्टिव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। खैर, अगले हिस्से में बात करेंगे सदर के ओहदे और उसमें सदर ममनून हुसैन साहब की मीरास की। रहिएगा हमारे साथ। बात करेंगे पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में एक इंतहाई बुलंद सदारती किरदार की। जब मियां नवाज शरीफ साहब को पहली बार निकाला गया 1993 में, तो उन्होंने फरमाया कि ये किस तरह का निज़ाम है, आधा तीतर आधा बटेर। और शायद गुलाम इसाक खान साहब और फारूक लगारी साहब के तल्ख तजर्बों की रोशनी में उन्होंने फिर ऐसे सदर तकर्रुर किए जिनकी वाकई में हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ अलामती थी। लेकिन अलामती हैसियत भी होते हुए क्या सदर का ऐसे बढ़ के किरदार होना चाहिए, क्योंकि फेडरेशन की यकजहती और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बालादस्ती सदर ही उसकी नुमाइंदगी कर सकता है आर्टिकल 41 के तहत। बाकर सजाद साहब, ये एक बहुत पुरानी डिस्कशन है सर। इसमें जब ज़िया साहब ने 8वीं तरमीम भी वो ले आए थे आइन में कानून साजी के ज़रिए, तो फिर आपका जो पार्लिमानी निज़ाम था वो फिर से सदारती निज़ाम बन गया और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने 13वीं तरमीम के ज़रिए फिर उसको वापस रिवर्स कर दिया था टू अ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट। हालांकि ज़िया साहब उनके रूहानी मेंटोर थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए ज़रा ममनून हुसैन साहब की एक बात भी सुन लेते हैं और फिर ज़रा डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंशियल रोल क्या होना चाहिए सर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में। मैं तो हमेशा एहतिसाब का कायल रहा हूँ और एहतिसाब होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बात है कि भाई किसी जगह एतराज़ात भी सामने आते हैं और किसी जगह एतराज़ात नहीं आते। बहरहाल ये है कि एहतिसाब हमेशा प्रॉपर होना चाहिए और सही होना चाहिए। अमल हो रहा है वो किसी जगह ठीक है, किसी जगह ठीक नहीं है। बाकर साहब, अमल हो रहा है, किसी जगह ठीक नहीं है, किसी जगह ठीक है। ममनून हुसैन साहब का भी अब टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो आइन इनको इजाज़त देती है कि वो एक और टर्म री इलेक्ट हो जाएं, पाबंदी सिर्फ 10 साल की है, लेकिन अब मेरे ख्याल से ममनून साहब will go into a dignified and quiet retirement as was his presidency, dignified and quiet। क्या राय रखते हैं जनाब? जनाब ऐसा से है कि ममनून हुसैन साहब की लेगेसी पे जाने से पहले थोड़ा सा बताएं उनके जो 2 ब्राइट स्पॉट्स हैं कि इज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान को सर्व किया। 73 साल की उम्र में आए और 78 साल की उम्र पे रुखसत हो रहे हैं। और दिस इज द सेकंड टाइम, ये एक और उनकी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट से एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र हो रहा है कि ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन जहां पर सेरेमोनियल एक और भी बाकर साहब, एक और भी चीज़ है कि आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आई अपोलोजाइज, कि सदर ममनून हुसैन साहब पाकिस्तान की तारीख में वो सदर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस साहिबान को हल्फ दिया है और उनसे हल्फ उठवाया है। He has sworn in the most चीफ जस्टिसेस। चले, हमने ये इनकी 3 जो है जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं वो बयान कर दिए। लेकिन जहाँ तक उन पे क्रिटिसिज्म आता है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब 12 सदर इन समेत अब गुजर चुके हैं, 13वें का हम इंतखाब करने जा रहे हैं, जिनमें से 3 सदर स्टैंड आउट करते हैं। उनमें फजल इलाही साहब और रफ़ीक तारड़ और लेकिन ममनून हुसैन अपनी ही क्लास थे। और इनमें से 2 जो सदर हैं, रफ़ीक तारड़ और ममनून हुसैन, नवाज़ शरीफ साहब ने अपॉइंट किए और ये नवाज़ शरीफ साहब का खासा था कि वो एक बिल्कुल प्लाइंट किस्म का सदर अपने पास रखते थे। ये अब
आप इसको एक डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या आपको एक बिल्कुल प्लाइंट सदर चाहिए या एग्रेसिव चाहिए, और जिस तरह की हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन हमें बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि मिटा हुआ सदर नहीं चाहिए जो हमें नजर ही ना आए। सदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सदर के ओथ में है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जनाब ममनून हुसैन साहब ने अपना एक तरह से रोल एब्डिकेट कर दिया था। आपको जितने पॉलिटिकल क्राइसिस पिछले चंद सालों में गुजरे हैं, आपको सदर ममनून हुसैन कहीं भी नजर नहीं आते। अगर मैं मतलब ऑफ द कफ अगर जिक्र करूं तो एक एरिया जो था जहां पर ख़ास तौर पे मैं पिछले चंद माह में उनको देखना चाहिए, नज़र आना चाहिए था, वो फाटा था। फाटा एक्सक्लूसिवली उनकी डोमेन थी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को उन स्पेस देना चाह रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो फाटा की, जो अब फाटा ख़त्म हो चुका है रिफॉर्म्स के बाद, लेकिन जो फाटा का एरिया था वो एक्सक्लूसिवली उनकी डोमेन थी। और ये आर्टिकल्स हैं अपना 51, 59, 247। नेशनल असेंबली की जुरिस्डिक्शन नहीं है, को वहाँ का पास किया हुआ कानून वहाँ नहीं लागू होता था जो पुराना फाटा था, लेकिन सदर का ऑर्डर चलता था। वहाँ पे हमने तहरीक ये पीटीएम की मूवमेंट देखी और हमने इश्यूज देखे, वहाँ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलते रहे। कभी हमने इनको नहीं देखा कि जनाब इन्होंने वो लेकिन बाकिर साहब, मैं पूरी तौर पे सर आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि प्रेसिडेंट की भी एक फेडरेशन को उसकी दिफा करना और उसको प्रिजर्व करना वो प्रेसिडेंट की ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन फाटा को छोड़ के जनाब, जब अगर आप अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप पढ़ लें, बल्कि आपकी इजाज़त के साथ, जो आर्टिकल 48 है, और वो जिस तरह आपने कहा कि ये हमारी सर खूबसूरत सी तारीख थी कि आपके जब मुंतखब वज़राए आज़म होते हैं वो ही कोशिश करते हैं कि आपका जो सदर है वो इतना ज़्यादा बाइख्तियार ना हो, क्योंकि जब बाइख्तियार होता है तो फिर गुलाम इसाक साहब और फ़ारूक लगारी साहब की जो मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। वो आर्टिकल 48 कहता है सर कि सदर जब अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहा होगा, उन पर अमल कर रहा होगा, तो वो काबीना की एडवाइस पे अमल करेगा और वज़ीर आज़म की एडवाइस पे अमल करेगा। और अगर उसको कोई इख्तलाफ हो उस तरह से, तो फिर वो काबीना और वज़ीर आज़म को कह सकता है कि फिर से उस पर वो तवज्जो फरमाएं। लेकिन वो भी जो मुद्दत है सर वो सिर्फ 15 दिन तक है, तो रिकन्सिडरेशन भी आप सिर्फ 15 दिन तक कर सकते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ बाकिर साहब कि ये बात मान ली कि सदर पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन फेडरेशन की भी यकजहती उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन तामीरी तौर पे सर वो क्या कुछ कर सकता है जब आईन ने भी उस पर इस तरह की पाबंदी लगाई हुई है कि वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही चल सकता है, और बेशक इंतहाई उसकी संजीदा भी मुखालफत हो, वो सिर्फ और सिर्फ काबीना को कह सकता है कि जी इस इशू को आप सिर्फ रिकन्सिडर कर लें। नहीं, इसमें असल बिल्कुल हमें वो इस चीज़ का इदराक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह के क्राइसिस बनते हैं, चाहे पॉलिटिकल नेचर के हो, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हो, कम से कम अपनी एडवाइस दे दें, अपना एक ओपिनियन रख दें हुकूमत के सामने कि जनाब आप इस तरह से इसको कर लें। उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस खुद फील करानी होती है। अभी तो एक टोटल डिसफंक्शनल प्रेसिडेंसी हमारे सामने है। अब हमने ये भी देखा है, जब हिस्ट्री में जब आप बात करते हैं फारूक लगारी साहब की या गुलाम इसाक खान की, तो जब ये उनसे हम ये सबक देखें कि जब ये रहे अपना फजल इलाही साहब या रफ़ीक तारड़ या ममनून हुसैन को, आप देखना इनके बाद क्या होता है, जब अगला सदर आता है तो फिर एक रिवर्सल होती है, जो अगरचे हमें इस दफ़ा नहीं नज़र आ रही कि वो उस तरह का हम कोई एक्टिविज्म प्रेसिडेंसी की तरफ से देखेंगे, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सदर आए वो अपने ऑफिस की जो इज्जत है और वकार उसको कायम रखेंगे और अपना एक रोल प्ले करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मैंडेटेड है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाकिर साहब, लेकिन हम भी शायद एक वो जो परफेक्ट फार्मूला है वो अभी तक तय नहीं कर पाए। जब मियाँ साहब ने 1993 में कहा कि ये क्या आधा तीतर आधा बटेर निज़ाम है, शायद इस हद तक दुरुस्त फरमाया कि हमारी तारीख में या हम जिन लोगों को कहते हैं कि जी वो बड़े ही वो बा इक़्तिदार सदर थे, तो गुलाम इसाक साहब और फ़ारूक लगारी साहब की बात होती है या किसी फ़ौजी आमिर की बात होती है, और जब हम दूसरी जानिब चले जाते हैं तो वही सदर होते हैं, चाहे फजल इलाही चौधरी साहब हों, चाहे ममनून हुसैन साहब हों, चाहे रफ़ीक तारड़ साहब हों, जिनको समझा जाता था कि उनकी जो हैसियत थी बहुत ज़्यादा ही अलामती थी, शायद ऑन पेपर तक ही वो महदूद रह गए। तो आई थिंक अ परफेक्ट फार्मूला इज़ येट टू बी डिवाइस्ड। नहीं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है असद, आप भूल रहे हैं बीच में। जी, जो ममनून साहब के प्रेडिसेसर थे
वो भी एक एग्जांपल अपनी रखते थे और उन्होंने अपने तमाम पार्लियामेंट को लुटा दिए थे। यार ये लेकिन बाकी साहब आई एग्री, लेकिन भुट्टो साहब के बाद वो मेरे ख्याल से वाहिद सदर थे जो पार्टी के चेयरमैन भी थे। तो जब आपको चेयरमैनशिप भी इस तरह मुयस्सर की जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा बाइख्तियार सदर हो सकते हैं। बेशक उन्होंने 2 वज़राए आज़म को सी आउट किया। अगले हिस्से में बात करेंगे जो 9 मंथ काबीना है, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनकी तारीफ भी हो रही है, तनकीद भी। वो क्या है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात हो रही थी 9 मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, 9 मुंतखब काबीना की, और एक नया पाकिस्तान की तलाश में जो दूसरी काबीना की मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए। वो कितने अहम थे, कितने तामीरी थे, उन पर बात करेंगे। बाकी साहब पहले सुन लेते हैं फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलाआत भी तकर्रर किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनका क्या कहना था। साहब ने आइंदा फैसला किया है कि वो अपना जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो खसूसी जहाज़ वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फ़ॉरेन विज़िट्स के लिए। इसके साथ साथ जो बाकी लोग जिनको फ़र्स्ट क्लास की सहूलत मुयस्सर थी, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ सदर पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, उनका भी जो प्रेरोगेटिव है, उनका भी जो इस्तेहकाक है फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करने का, वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब वज़ीर ख़ारजा समेत और जो तमाम लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्लास में सफ़र कर सकें। तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट्स हैं जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और MNAs इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी गई। बाकी साहब आपने जिस तरह देखा क्लब क्लास और बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ये कुछ डिस्टिंक्शंस हैं जो शायद समझनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से जो एक और भी बात करनी चाहिए, शायद फवाद चौधरी साहब का अपना एक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन PTV जो रियासत का चैनल है, बहुत देर से रियासत का चैनल रहा है, और जब आप उसको देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि दूध की नदियाँ बह रही हैं। उसमें कुछ तब्दीली वो वाकई में ले आए हैं और उन्होंने सेंसरशिप का ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है। और उसके जो पहली कुछ अलामतें हमें देखने को मिली वो ये है कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कवर किया। जो PTV का ट्विटर फीड है वो अब हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडरान हैं, बेशक वो शहबाज शरीफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, उनके भी बयानात चलाते हैं। तो ये एक अच्छा और एक शफाफ निज़ाम है। ऐसा नहीं लगता आप किसी ऑरवेलियन वो उसमें मुल्क में रहते हैं जहाँ स्टेट टेलीविज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत की बात करती है और दूध की नदियों की बात करती है। असद ये यकीनन बहुत अच्छे इक़दाम हैं, हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है। ये शायद कोशिश भी कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जाया जाए। ये जो इन्होंने मीडिया पे लिए हैं ये काबिल तहसीन है ये इक़दाम, लेकिन मैं जो डिस्कस करना यहाँ चाहूँगा वो है जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी ये गवर्नेंस के लिए, वो है इकॉनमी के ऊपर। अब इन्होंने इकॉनमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सादगी के अपने जो मेयर्स जो है उन्होंने अनाउंस किया, ऑस्टेरिटी मेयर्स जिन्हें कहते हैं। यकीनन एक तरफ अरबों रुपए लग रहे हैं जो बिल्कुल समय से बालत आ रहे हैं कि किधर ये इतने ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि ये जो कुछ अनाउंस इन्होंने किया है ये बिल्कुल एक कतरा है समुंदर में। ये यकीनन एक परसेप्शन ज़रूर बनाते हैं कि जनाब आपकी रूलिंग एलीट बहुत ज़्यादा शाह खर्च है, लेकिन दूसरी तरफ कौम सफ़र कर रही है। तो इसमें सिंबोलिज्म ज़्यादा है ना कि सब्सटेंस। सब्सटेंस के लिए इन्होंने अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं दी कि जिससे हम कहें कि जनाब वाकई ही अब बेहतरी आएगी। आप जहाँ पर ये बात करते हैं कि टिकट्स की और कि क्लास कौन सी में ट्रेवल करेंगे, अगर हम जाएँ कि जो रूल्स इनके ये अपना गवर्न करते हैं, इनके जो लॉ गवर्न करता है फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975, उसमें भी जर्नी बाय एयर का दिया है कि एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करेगा वाइल ट्रेवलिंग इन द कंट्री, और बिजनेस का उसको मिलेगा, उसको एंटाइटलमेंट होगी। इसी तरह और चीज़ें भी हैं। तो ये पहले से चीज़ें मौजूद हैं।
अब यहाँ पर इन्हें चाहिए कि ठीक है, इससे आप पब्लिक सेंटिमेंट तो रैली कर रहे हैं, लेकिन जो सब्सटैंटिव रिफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है, उनमें प्रोफेशनल लोगों को ला के वहाँ पे बिठाना है, आपने अपनी यहाँ पे ग्रोथ बढ़ानी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, और जो जनाब ये जो टैक्स एवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मसाइल हैं इनको एड्रेस करना है। ये एक बड़ा प्लान है जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये दे पाएंगे प्लान। ये बेशक बहुत बड़े टास्क हैं, लेकिन इसमें, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और साथ में मैं ये भी कहता चलूँ कि जिस तरह काबीना की भी तकर्रियाँ हुई हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा था कि नया पाकिस्तान में फिर से अब परवेज़ मुशर्रफ का पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। लेकिन उस बात को भी अगर छोड़ दें जनाब, हम ये भी कह सकते हैं उनके एक दो मुशीर थे जो बहुत अच्छे हैं, काबिल एहतराम है, उनकी कारकर्दगी भी इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन आगे बढ़ते हुए क्या थोड़ी सी जो तनकीद है वो इस हद तक नाजायज़ नहीं है कि अगर आप, क्योंकि गरीब मुल्क हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए जाएँ, आप कोशिश कर रहे हैं कि जी जो आपकी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं उनको ऑक्शन किया जाए, या बेशक मिलिट्री सेक्रेटरी के घर में आप रहने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्रेशनरी फंड्स को भी आप अबॉलिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो तनकीद है वो ये है कि जी इससे आपका जो खसारा है वो दुरुस्त नहीं होगा, इससे या पुर नहीं होगा, इससे जो आपकी जो मईशत है वो रेक्टिफाई नहीं होगी, इससे आपका जो इम्बैलेंस है उसको आप ठीक नहीं कर सकेंगे। लेकिन जनाब ये शायद दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। अब सारा जहान ये भी कह रहा है कि जी, क्योंकि अब खान साहब की तस्वीर भी आ रही थी जिसमें वो प्लांट लगा रहे थे कि जी ये क्लाइमेट चेंज को भी रेक्टिफाई नहीं करेगा, तो ये बेशक अलामती इक़दामात हैं, लेकिन उन इक़दामात को उस हद तक अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें जी ये ठीक है, ये नेक नीयती है, ये उनकी सेकंड कैबिनेट मीटिंग है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो आपने एक्चुअल काम करने हैं वो सब्सटैंटिव भी हों, वो तामीरी भी हों और वो मुअस्सर भी हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी हम कहें कि इस ऑस्टेरिटी से आपका डेफिसिट नहीं ठीक होगा, इस एक दरख्त को लगाने से आपकी क्लाइमेट चेंज वो रिवर्स नहीं हो पाएगी। मेरे ख्याल से इन चीज़ों से शायद थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। नहीं असद बात सुनो, ये मसला ये नहीं है, मसला जिस फैन फेयर के साथ ये अनाउंस कर रहे हैं, ये खामोशी के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं कि जनाब ठीक है मैं इस चीज़ इस प्रिविलेज को भी फोगो कर रहा हूँ। पहले तो इनको ये चाहिए कि अगर आपने इतना शोर डालना है ये सब चीज़ें करने के लिए, तो फिर जो आपके लॉज आपके गवर्न करते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को, उनको अमेंड करें। आपके एक सिर्फ कैबिनेट के फैसले से कि आप डिस्क्रिशनरी फंड्स यूज़ नहीं करेंगे, जब आपके जो प्राइम मिनिस्टर का जो सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि आपके पास डिस्क्रिशनरी फंड है और आपके डिस्पोजेबल पे रहेगा, तो उस सब को रेक्टिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है, आप सिर्फ ऐलानात ना करें। और दूसरी बात यह है कि हाँ, इस वक्त चूंकि हालात इतने क्रिटिकल है इकोनॉमी के कि लोग चाह रहे हैं कि एक अर्जेंट इनके पास एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी हो। अब ये इन्होंने 100 डे प्लान बनाया, सब कुछ बनाया, अब जाके ये इनको टाइम नहीं लेना चाहिए। जो इस वक्त मुल्क में हकीकत यह है कि हम दोबारा IMF के दरवाजे पे कशकोल लिए खड़े हैं कि हमें उधार चाहिए, हमने आगे चलना है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है बाकिर साहब, आपने जरा IMF की बात की, कशकोल की बात की। हमारे अगले हिस्से में हमने इन्हीं बैनुमी ताल्लुकात की बात करनी है और बाकिर साहब की राय से मुस्तफीद होंगे। उनकी अपनी रिपोर्ट भी है सेक्रेटरी पोम्पेयो के इंतहाई मुतनाज़े बयानात पर। रहिएगा हमारे साथ। सेक्रेटरी पोम्पियो और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू जो टेलीफोन के ज़रिए हुई, वज़ीर-ए-आज़म को न सिर्फ मुबारकबाद दी, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो नई हुकूमत के साथ एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट चाहते हैं। वेलकम बैक टू दो राय। जिस तरह आपने देखा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये तस्लीम किया कि सेक्रेटरी पोम्पियो की बात हुई थी, लेकिन इससे आगे बढ़ के एक कंट्रोवर्सी उभर के सामने आई। सेक्रेटरी पोम्पेयो ने कहना था और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का ये बयानिया है कि अमेरिका ने फिर से एक और डू मोर का थका हुआ नारा लगाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को अपने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक ऐसा बयानिया जिसको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और रियासत पाकिस्तान ने पूरी तौर पर रद्द कर दिया। लेकिन इस पर मज़ीद वजाहत करने के लिए और जिन्होंने ये स्टोरी भी फाइल की थी, तवील सहाफ़ती तजर्बा रखने वाले बाकिर सज्जाद साहब से हम पूछेंगे। बाकिर साहब, ये क्या कुछ हो रहा है सर? और इसमें वो पॉइंट है थका हुआ इंतहाई, जो हम हमेशा बात करते हैं जब भी खारजा पॉलिसी की बात आती है कि जी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
इस दायरे में अपने आप को असर्ट कर सकेंगे? क्योंकि आपने देखा जनाब, माजी के 5 साल में 4 साल तो ऐसे थे जहां हमारे वजीर खारजा नहीं थे और बहुत कुछ लोग कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस खला को पुर कर लिया है, बेशक कौमी सलामती के हवाले से हो, बेशक वो खारजा पॉलिसी के हवाले से हो। और दूसरी चीज़ बाकिर साहब, मुख्तसरन सर, डोनाल्ड ट्रंप की ये इंतज़ामिया है। पॉम्पेओ से पहले रेक्स टिलरसन थे जो शायद इनसे भी ज़्यादा चलें उस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन इनएक्सपीरियंस थे, इतना ज़्यादा उनका तजर्बा नहीं था। क्या देखते हैं आप जनाब? असद, ये जो कंट्रोवर्सी बनी है कि उन्होंने बात की है या नहीं की, पाकिस्तान जो पोजीशन ली है उससे कतई नज़र, क्योंकि मैं उससे इख्तलाफ नहीं करना चाहूँगा, हमारे मुल्क की एक स्टेटेड पॉलिसी या एक पोजीशन है, लेकिन हमें इस चीज़ का वो करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि टेररिज्म पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में एक और इरिटेंट है, उसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कल ये बात की थी कि हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी देखना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स भी उनको बतानी है, तो इस तरह का हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ को वो बार बार हाईलाइट करेंगे और वो ये उनकी तकरीबन जितनी भी प्रेस स्टेटमेंट्स आती हैं ये उसका हिस्सा होता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो वहाँ पर अपने मतलब जो मुबैना तौर पर वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहें हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा। मतलब हमारे यहाँ तो इस तरह की पोजीशन है कि मुझे याद है कि चंद साल पहले यहाँ सुजन राइस आई थी, तो उनसे मुलाकात हुई का शर्फ हासिल हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे जो अपने जो डिस्कशन में बताया, मैंने दूसरे दिन रिपोर्ट कर दिया। तो फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब थे, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीज़ें भी उन्होंने बताई, तो उन्होंने एक तरह तंजन मुझे मतलब सबके सामने कहा कि हमें तो उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं बाकिर को बता गए थे कि यहाँ तो बाकिर साहब इन्होंने बाकिर साहब बताया क्या था, सुजन राइस साहिबा ने आपको बताया क्या था? नहीं, वो यही चीज़ थी ना कि असद के यहाँ पर जो उनके नज़र में दहशतगर्दों की पनागाहें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम हमेशा से इस स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे हैं। अब ये मेरे नज़दीक एक नई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए ज़रा प्रॉब्लमैटिक हो रही है, जिसको मेरे ख्याल में मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए कि यहाँ पर देखें, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे सुपर पावर के हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बात डायरेक्ट नहीं करवानी चाहिए थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ होना चाहिए। जब तक आप अमेरिका के साथ रिलेशंस में रेसिप्रोसिटी नहीं लाते, इस तरह के मसाइल होते रहेंगे। नहीं, लेकिन बाकिर साहब, जब कॉन्डोलीज़ा राइस के दफ्तर में पाकिस्तान की हुकूमत वो की सारी तोड़ जोड़ की जा रही थी और उसमें पाकिस्तान की जो सिविलियन नुमाइंदे थे और जो अस्करी नुमाइंदे थे सीनियर मोस्ट, वो जब बैठ के सर उसमें शामिल हो रहे थे, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सबको कह रहे थे कि जी रिचर्ड आर्मिटाज की कॉल आई थी, रिचर्ड आर्मिटाज भी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कि ये हमें बॉम्ब करके वापस स्टोन एज भेज देंगे, तो उससे पहले तो हमने बहुत इन लोगों को नवाजा है सर, तब तो कोई रेसिप्रोकेशन नहीं थी। मैं आपको असद जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये कि इसका सोल्यूशन क्या है। हमने अब वो जो गलतियां कर ली उनसे ही सीख के मैं ये आपको बता रहा हूँ ना कि अगर हम रेसिप्रोसिटी अपने रिलेशनशिप में लाएंगे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी आपने कर्नल एमैनुअल हॉल के वाक़े के बाद देखा होगा वो जो एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिसको हमने यहाँ अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें उनसे विड्रॉ की गई जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में एक मुल्क दूसरे मुल्क को देता है। कि मिसाल के तौर पर अमेरिकन एम्बेसी को यहाँ सेफ हाउसेज अलाउड थे, जो उन्होंने उन्होंने उनकी परमिशन खत्म की पाकिस्तान। और सर उसमें वो जासूसी की वो टेक्नोलॉजी भी थी सर, वो रेडियो, तो वो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने रिलेशनशिप में ये इन जो इनइक्वालिटीज को, इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे और इस रिलेशनशिप को एक म्यूचुअल ट्रस्ट के और म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं बनाएंगे, तो ये मसाइल आपके रहेंगे और आपको ये हमेशा हॉन्ट करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, इसी नुक्ते पर इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए, और इजाज़त दें कल तक। खुदा हाफ़िज़।